आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे जी वो है एक लेक्चर टीएस इलियट का अबाउट मिल्टन। मिल्टन 1 एंड मिल्टन 2। ये दो लेक्चर्स थे जो कि टीएस इलियट ने मिल्टन के बारे में दिए। थोड़ा सा मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताता चलूं कि टीएस इलियट ने मिल्टन के बारे में दो लेक्चर्स डिलीवर किए थे। एक पहला हुआ था 1935 में, दूसरा हुआ था 1947 में। आज हम इसके पहले लेक्चर पे बात करेंगे और टीएस इलियट के पहले लेक्चर को मिल्टन 1 और जबकि दूसरे को मिल्टन 2 कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, मिल्टन 1 में टीएस इलियट मिल्टन को रिजेक्ट करता है, उसकी ग्रेस को रिजेक्ट करता है, पोएटिक स्टाइल को रिजेक्ट करता है। जबकि मिल्टन 2 में दोबारा से, जो कि 12 साल के बाद लिखा गया, टीएस इलियट अपनी पहली सारी बातों पे अपोलोजाई करता है और वो उस पे कहता है कि मैं गलत था, मिल्टन इन हवालों से एक बेहतर राइटर है, मैं इसे गलत समझा था। लेकिन आज वाला जो लेक्चर है पहला, ये मिल्टन 1, इसमें टीएस इलियट मिल्टन की रिजेक्शन देता है विद सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यूज। अब आपके सामने जैसे कि नजर आ रहा है, ये लेक्चर सबसे पहले 1935 में पब्लिश हुआ था। इन दिस ऐसे ही अटैक्ड ऑन मिल्टन इन वेरियस वेज, और इसने मिल्टन पर कई तरह से तनकीद की थी। इलियट कंसीडर मिल्टन स्टाइल अ चाइना वॉल इन इंग्लिश, और उसने कहा था कि मिल्टन का ये जो स्टाइल है, ये एक तरह से अंग्रेजी अदब में, अंग्रेजी जुबान के लिए एक चाइना वॉल की तरह है जिसको पार करना मुमकिन नहीं है। मिल्टन वॉज टू मच ऑब्जेक्टिव एंड टू मच इंडिविजुअल। और दूसरी बात इसने ये कही थी कि मिल्टन बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है और बहुत ज्यादा इंडिविजुअल है। चूंकि टीएस इलियट उन दिनों इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के हक में नहीं था, उसके ये खिलाफ था, और उन्हीं दिनों में ये इसने ऐसे लिखा या इसने मिल्टन पे बात की, इस वजह से उसने मिल्टन को भी उसके इंडिविजुअल स्टाइल की वजह से रिजेक्ट किया। फिर इलियट सेज मिल्टन यूज्ड लैंग्वेज इनहेरेंटली इन अ बैड वे। फिर ये कहता है कि मिल्टन ने वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है ना अपने लेक्चर के अंदर, दिस इज नॉट गुड। लैंग्वेज इस्तेमाल करने का उसका तरीका, वकैब, स्टाइल, सारा कुछ ठीक नहीं है, वो उसने बुरे तरीके से, गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। अकॉर्डिंग टू एलियट, मिल्टन इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी ग्रेट एंड वेरी बैड। ये दो बातें उसने कही है कॉन्ट्राडिक्टरी, कि इसमें कोई शक नहीं है कि मिल्टन का अंग्रेजी जुबान पे असर बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत बुरा है। By putting sound and balance before meaning, he injured the sensibility of the meaning. दरअसल लैंग्वेज जितनी भी होती है ना जी, चाहे वो लिटरेचर की लैंग्वेज हो, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज हो या कोई भी हो, उसका जो बेसिक पर्पस ये होता है कि वो सेंसिबल वे में मीनिंग को कन्वे कर दे। जबकि इलियट का ख्याल है कि मिल्टन इस सेंसिबिलिटी को कायम रखने में कामयाब नहीं हुआ, इसने मीनिंग की सेंसिबिलिटी को डैमेज किया है। अ वेरी ग्रेट पोएट इंडीड बट अ वेरी बैड इन्फ्लुएंस। मिल्टन के बारे में एलियट ये कहता है कि उसका इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत गहरा असर है, वो एक बड़ा पोएट है, लेकिन वो बहुत बुरे असर रखता है। उसकी पोइट्री की ग्रेस पे ये सवाल नहीं उठाता, लेकिन पोइट्री के स्टाइल पर और पोइट्री इस्तेमाल करने के बाद जो नताइज आए हैं, उन पे ये बहुत बड़े सवाल उठाता है। फिर इसके बाद हम उसके ना डायरेक्ट रिजेक्शंस पर आते हैं कि वो रिजेक्शंस थी क्या। सेंसर अपॉन मिल्टन, मिल्टन पे वो सेंसर क्या लगाता है। सबसे पहले तो इलियट ये कहता है, इलियट सेज मिल्टन इज अनसैटिस्फैक्टरी इन मॉरल, थियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल वेज एंड इन लाइकेबलनेस। इलियट कहता है कि आप मिल्टन को हर तरह से अनसेटिस्फैक्टरी पाएंगे। आप उसको इखलाकी मैयार पे देख लें, आप मजहबी तौर पे देख लें, आप नफसियाती तौर पे देख लें, आप सियासी तौर पे देख लें, या आप उसको पसंदीदगी के एतबार से देख लें, आपको हर जगह मिल्टन नाकाम नजर आता है। उसको गलत तरीके से, कि ही हैज बीन एडमायर्ड फॉर रॉन्ग रीजंस, कि उसको जिन वजूहात की बुनियाद पर प्रेज किया जाता है वजूहात ठीक नहीं है। वो कहता है कि ही डिड मोर हार्म देन ड्रेडन एंड पोप। कहता है हत्ता कि इसने ड्रेडन और पोप से भी ज्यादा लैंग्वेज का नुकसान किया, अंग्रेजी का नुकसान किया, अदब का नुकसान किया। इट इज द डिस्कशन ऑफ अ गुड पोएट वर्सेस अ ग्रेट पोएट। कहता है कि मिल्टन को अच्छा शायर कहना या उसे अजीम शायर कहना, फर्क दरअसल इस बात पे है। उसकी इस बात से यह जाहिर होता है कि उस वक्त ये मिल्टन को एक अच्छा शायर तो मानता है, लेकिन मिल्टन को एक अजीम शायर नहीं मानता, जैसा कि जनरली ट्रेडिशनली इसको समझा जाता था। अब आ जाते हैं डायरेक्टली इसके डिफेक्ट्स पर कि मिल्टन की पोइट्री के डिफेक्ट्स क्या थे। वो तीन सूरत हाल में इसको बताता है।
सबसे पहले ये कहता है कि हिज ब्लाइंडनेस, उसको रिजेक्ट करने की बुनियादी वजह उसका अंधापन था। कहता है कि हिज ब्लाइंडनेस पुट एन इफेक्ट ऑन हिज पोइट्री, कि मिल्टन चूंकि अंधा हो चुका था, पैराडाइज लॉस्ट वगैरह उसकी एक बड़ी मशहूर सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसने अंधे होने के बाद लिखी थी। इसकी वजह से उस पर इसके बहुत बुरे असरात भी पड़े, उसकी माजूरी के। वो असरात कैसे पड़े कि हिज विजुअल इमेजिनेशन एंड ऑडिटरी सेंस वर अफेक्टेड एंड क्रिएटेड डिसोसिएशन फ्रॉम द सेंशियसनेस, कि चूंकि ये अंधा हो चुका था, इसकी समात भी ठीक ना रही थी, जिसकी वजह से इसने अपनी पोइट्री के अंदर जो सेंशुअस इमेजरी इस्तेमाल की है वो कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं हो सकती, वो कभी भी रिलायबल नहीं हो सकती। क्योंकि एक बंदा अंधा है, वो जिन चीजों को देख ही नहीं रहा, तो उसके बारे में विजुअल इमेजरी किस तरीके से क्रिएट कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो रिलायबल तो नहीं हो सकती ना। तो ये उसकी तनकीद है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है उसकी लैंग्वेज के हवाले से, जो दूसरा बड़ा इसका एतराज है उसकी लैंग्वेज पे है। और मिल्टन पर टीएस एलियट का जो ज्यादा एतराज है वो इसकी लैंग्वेज पर है। इमेजिनेशन पे भी नो डाउट उसने विजुअल और ऑडिटरी इमेजरी के हवाले से किया है, लेकिन लैंग्वेज के हवाले से इसने इस पर बहुत एतराज उठाए। ये कहता है कि इन कंपैरिजन विद शेक्सपियर मिल्टन इज अनेबल टू कंबाइन वर्ड्स टू क्रिएट नोवेल्टी एंड मीनिंग। चूंकि टीएस एलियट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में भी कह चुका है, दरअसल टीएस एलियट उन क्रिटिक्स में से है, उन लोगों में से है जो चाहते हैं कि लिटरेचर को जिंदा रखा जाए और इसमें इनोवेशन भी लाई जाए। कहता है कि शेक्सपियर ने बड़ा कमाल किया, उसने नए वर्ड्स कंबाइन किए और उनसे उसने नए मीनिंग्स भी निकाले। खूबसूरत तरीके से शेक्सपियर के बारे में मशहूर है, जैसे कि जितने भी इडियम्स इंग्लिश लैंग्वेज में पाए जाते हैं उसमें से अक्सरियत शेक्सपियर ने कॉइन की। यानी कि शेक्सपियर को ये कमांड हासिल थी तो वो लफ्जों को नए तरीके से जोड़ के नए तरीके के मीनिंग और एस्पेक्ट दे सकता था। कहता है कि मिल्टन ऐसा करने में बिल्कुल नाकाम रहा है। फिर हिज लैंग्वेज, यानी कि मिल्टन की जो लैंग्वेज है, इज आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशनल। वही रवायती घिसे पटे अंदाज में और आर्टिफिशियल सुपरफिशियल अंदाज में बयान करता है, उसमें हमें डीप रूटेडली कोई गहरी बात या गहरा असर नजर नहीं आता। फिर कहते हैं कि मिल्टन रोट इंग्लिश लाइक ए डेड लैंग्वेज। कहते हैं वो तो अंग्रेजी को एक मुर्दा जुबान की तरह लिख रहा है, जिस किसी और बंदे के लिए उसको पढ़ना समझना या उसको फॉलो करना मुमकिन ही नहीं है, जैसे कि डेड लैंग्वेज के साथ होता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि ऑन अ वे वर्बल म्यूजिकलिटी बट नॉट अ कन्वे ऑफ आइडिया थॉट एंड फीलिंग। कहता है कि वर्बल म्यूजिकलिटी तो हमें मिलती है, अगर आप पैराडाइज लॉस्ट को गौर से पढ़ें तो उसमें खास तरह की आपको म्यूजिकलिटी नजर आती है। नो डाउट वो ब्लैक वर्स में लिखी गई है, उसके अंदर राइमिंग को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है, उसके अंदर म्यूजिकलिटी वर्बल म्यूजिकलिटी को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कहता है कि वो आइडिया थॉट और फीलिंग को सही तौर पे कन्वे करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि पोइट्री का तो काम ही ये है कि वो म्यूजिकल साउंड के इफेक्ट को, मीनिंग के इफेक्ट को, थॉट के इफेक्ट को, एलिट्रेशंस वगैरह को, हर चीज को लेके साथ साथ चले, लेकिन उसके साथ साथ वो मीनिंग को, थॉट को और फीलिंग को भी कैरी करे। क्योंकि पोइट्री को हाईली हाईली फीलिंग क्रिएट करने वाली, हाईली इमोशनल चीज समझा जाता है, हाईली इमोशनल राइटिंग समझा जाता है। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन एक बड़े शायर को बड़ा शायर बनाता है। लेकिन मिल्टन इस चीज में नाकाम रहता है अकॉर्डिंग टू इलियट। कहता है कि मिल्टन डिपार्टेड फ्रॉम लियोसिड सिंप्लिसिटी एंड एलेबोरेशन ऑफ स्टाइल। मिल्टन ना तो अपनी लैंग्वेज को सादा रखने में कामयाब हो सका, ना तो उसका स्टाइल इतना एलेबोरेटिव है, इतना सादा, इतना आसान है कि उसके अंदर मुश्किल लैंग्वेज को संभाला जा सके। यानी कि इलियट ये कहना चाहता है कि मिल्टन के पास कोई एक चीज तो होती ना, या तो सिंप्लिसिटी, लियोसिड सिंप्लिसिटी होती लैंग्वेज की, या उसका स्टाइल इतना एलेबोरेटिव होता कि उसको समझा जा सकता। दोनों चीजें नहीं है। ना तो वो स्टाइल एलेबोरेटिव बनाने में कामयाब हुआ, नैरेटिव बनाने में कामयाब हुआ, ना तो वो अपनी लैंग्वेज में सिंप्लिसिटी रखने में कामयाब हुआ। वो ऐसे छापा लगाने वाला काम करता है, अकॉर्डिंग टू इलियट। मिल्टन ये कहता है। तीसरे नंबर पर वो दूसरे नंबर पर लैंग्वेज को लेके हम आगे चल रहे हैं कि लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर यूज्ड टू कंपोनेंट्स, रेट्रिक्स एंड कन्वेंशन कन्वर्सेशन। कहता है कि शेक्सपियर की जो लैंग्वेज है उसमें दो बड़े कमाल थे। रेट्रिक्स थी आपको, रेट्रिक्स जैसे कि एक तकरीरी अंदाज भी होता है, रेट्रिक्स एक लैंग्वेज की खूबसूरत कॉम्बिनेशन नैरेटिव स्टाइल में भी इस्तेमाल होती है। दूसरा कन्वर्सेशन। ये दोनों चीजें शेक्सपियर के हाँ आपको मिलती हैं, उसकी पोइट्री में भी आपको मिल जाती हैं, उसके ड्रामास में भी मिल जाती हैं। फर्स्ट वाज एक्सप्लॉइटेड बाय मिल्टन एंड द सेकंड बाय ड्रेडन। दोनों पे चूंकि तनकीद करता है टीएस इलियट अपने एसेस में, इस ऐसे में तो मिल्टन पे करता है और एसेस में ड्रेडन पे भी करता है। ये कहता है कि जो पहला है ना रेट्रिक,
उसको तो डैमेज कर दिया मिल्टन ने, और दूसरे कन्वर्सेशन को डैमेज कर दिया ड्राइडन ने। रेटरिक को डैमेज इस तरीके से कर दिया कि मिल्टन ज्यादातर मशहूर है अपने पैराडाइज लॉस्ट की वजह से, तो कहता है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर भी रेटरिक्स को बरकरार रखने में कामयाब नहीं हुआ, उसको इसने डैमेज किया है। Eliot says Dryden's development was healthier while Milton's not. कहते हैं लेकिन फिर भी उसका स्टाइल ड्रैडन का कन्वर्सेशनल ना भी हो, तो उसने फिर भी कुछ ना कुछ लैंग्वेज की खिदमत की है, लैंग्वेज की डेवलपमेंट ने उसको आगे बढ़ाया है। रिस्टोरेशन एज का पोइट है, बड़ा राइटर है। अगर आप रिस्टोरेशन एज को सिनोनिमस करें तो सिर्फ एक राइटर के साथ आप कर सकते हैं, वो है ड्रैडन। तो ड्रैडन ने नए इनोवेटिव स्टाइल तो दिए हैं, कुछ ना कुछ कहता है इसने जरूर दिया है, लेकिन मिल्टन ने इंग्लिश लैंग्वेज को कुछ भी नहीं दिया। मिल्टन इन्फ्लुएंस ऑन 18th सेंचुरी वाज डेप्लोरेबल। कहता है कि 18वीं सदी के शोरा पर, पॉप वगैरह पर भी उसके असरात थे, ड्रैडन पे भी थे, दूसरों पे भी थे। कहता है असरात बहुत ज्यादा बुरे असरात हैं। Eliot compares the verbal music in language of Joyce and Milton both lack an imagination, but Joyce is a bit conversational while Milton is not. अच्छा, इसने ना जेम्स जॉयस के साथ भी इसको कंपेयर किया है। कहता है कि जेम्स जॉयस की लैंग्वेज भी आपको स्टैटिक ज्यादा नजर आती है, उसके अंदर भी इमेजिनेशन को वो संभालता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन जॉयस का जो स्टाइल है इट इज अ लिटिल बिट कन्वर्सेशनल। ये कन्वर्सेशन का तो मतलब ये होता है कि आप अपनी बात को मुंतकिल करने में कामयाब हो गए हैं। कहता है कि जेम्स जॉयस वो तो किसी हद तक फिर भी कामयाब नजर आता है, लेकिन मिल्टन मुकम्मल तौर पे नाकाम रहता है, क्योंकि उसका स्टाइल कन्वर्सेशनल भी नहीं है उस तरीके से। तीसरे नंबर पर आ जाता है डिसलोकेशन इन स्टाइल। स्टाइल को इसने डिसलोकेट कर दिया, हटा दिया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जो चीज जहां करनी थी, जिस तरीके से करनी थी, मिल्टन ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। डिसलोकेशन इन स्टाइल का मतलब ये है। Eliot says that in Milton's poetry, inner meaning remains separated from outer meaning due to its style. For example, Paradise Lost has lost its charm. वो कहता है कि अपने डिसलोकेशन इन स्टाइल की वजह से इलियट कहता है कि मिल्टन नाकाम रहता है अपने इनर और अपर मीनिंग को बताने में, इनर और आउटर मीनिंग को बताने में, सरफेस और डीपर मीनिंग को बताने में। क्योंकि पोइट्री का तो काम ही ये होता है कि डीपर और सरफेस मीनिंग को और फीलिंग्स को और इमोशंस को साथ ले लेकर चले, जिसको टी.एस. इलियट ने अपने एक और ऐसे में कोरेलेटिव, ऑब्जेक्टिव कोरेलेटिव का नाम भी दिया था। लेकिन वो वाली सारी चीजें कहता है कि वो आपको मिल्टन के यहाँ नजर नहीं आती अपने स्टाइल की वजह से। चूंकि इसका स्टाइल इतना ज्यादा एलेबोरेटिव नहीं है, आप उसके डीपर और सरफेस मीनिंग को सेपरेट ही पाते हैं, उनको किसी जगह पे भी यूनिफाइड आपको नहीं लगते। You have to study Paradise Lost twice, first for the sound and the second for the sense to get complete understanding. कहता है कि अगर भाई आप पैराडाइज लास्ट जैसी पोएम को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, पहले तो उसको साउंड के लेवल पे पढ़ते चले जाएं, फिर उसको सेंस के लेवल पे पढ़ते चले जाएं। अगर आप ये समझते हैं कि उसकी उस पोएम को आप पढ़ते चले जाएं, साउंड और सेंस के लेवल पर दोनों तरह से आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाए, कहता है ये बात आपको मिल्टन के यहाँ नहीं मिलेगी, ये मिल्टन में डिफेक्ट है। फिर आखिर में वो कंक्लूड करते हुए इस सारे ऐसे को आखिर में इस तरीके से कंक्लूड करते हुए नजर आता है कि मिल्टन्स डिफेक्ट्स आर लैक ऑफ सेंशस एक्सपीरियंस। सबसे पहले सेंसेस का, अपनी हिस्सियात का इस्तेमाल वो अच्छे तरीके से नहीं कर सका। दूसरी बात, ही मेड इंग्लिश लैंग्वेज एज अ डेड लैंग्वेज। उसने अंग्रेजी जुबान को डेड लैंग्वेज की तरह डील किया। वर्ड्स हैविंग नो एक्सपेंशन, इसके अल्फाज में कोई एक्सपेंशन नजर नहीं आती, क्योंकि जो शायरी है वो अल्फाज को बढ़ावा देने का नाम है। एक शायर के यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं उनके मीनिंग्स कभी भी वैसे नहीं होते जैसे वो उमूमी तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वहां पे लफ्ज अपने साथ बहुत ज्यादा एक्सपेंशन रखता है, मिल्टन के यहाँ वो एक्सपेंशन हमें नहीं मिलती। इग्नोरिंग कन्वर्सेशनल ट्रेडिशन एंड डिसलोकेशन। फिर इसने कन्वर्सेशनल जो स्टाइल होता है, खासतौर पे एपिक का तो स्टाइल ही कन्वर्सेशनल और नैरेटिव स्टाइल है ना, वो कहता है कि उसको भी ये बरकरार रखने में नाकाम रहा है। फिर इसके स्टाइल में डिसलोकेशन आपको जगह जगह नजर आती है। इसके स्टाइल में लोकेशन को डिसलोकेट बहुत ज्यादा कर दिया गया है, जिसकी वजह से मिल्टन अपनी पोइट्री के जरिए अच्छे असरात नहीं डालता। इस लेक्चर के आखिर में सिर्फ एक बात है कि इलियट के मुताबिक मिल्टन एक अच्छा शायर तो है, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। मिल्टन ने दुनिया के हर शायर को मुतासिर किया है किसी न किसी हवाले से, लेकिन इसने लैंग्वेज को, इसने स्टाइल को, वोकैब को
और स्ट्रक्चर को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि उसने एक बैरियर खड़ा कर दिया, उसने एक चाइना वॉल का जो जिक्र करता है वो खड़ी कर दी, जिसकी वजह से मिल्टन तक पहुंचना और मिल्टन को अपने तक लेके आना मुमकिन ही नहीं रहा। इससे ना लैंग्वेज की कोई खिदमत हुई है, ना इससे लिटरेचर की कोई खिदमत हुई है। मिल्टन के बारे में टी.एस. इलियट की जो राय थी मिल्टन 1 तक ही महदूद थी, इसने मिल्टन 2 के अंदर अपनी ही बातों को जाके रिजेक्ट कर दिया। वो हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। आप अगली वीडियो में दूसरा लेक्चर मुलाहिजा फरमाइएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया।